हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम करेंगे सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स का टर्म 2 का स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पेपर। सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने इशू किया है उसके सारे के सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। टोटल आपको पता है 14 क्वेश्चंस आपके आएंगे। 3 सेक्शन है ए बी सी। फर्स्ट सेक्शन में आपके 6 क्वेश्चन होंगे बच्चों, जो हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। सेकंड सेक्शन में 4 क्वेश्चन होंगे जो 3 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा। और थर्ड सेक्शन में 4 क्वेश्चन आपके होंगे और हर एक क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का आपका होगा। तो इंटरनल चॉइस आपको गिवन होगी क्वेश्चंस के अंदर ही। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका करते हैं। इसमें इंटरनल चॉइस आपको गिवन है। पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पहले पार्ट का सॉल्यूशन मैं आपको करा रहा हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15। देखो बच्चों, आपका A25 का मतलब क्या होता है? 25th टर्म। ये जिन बच्चों ने एपी पढ़ी है तो ये तो क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा। 25th टर्म का सभी फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है? A+24D। क्या फॉर्मूला होता है? A+24D। और A15 का क्या फॉर्मूला होता है? A+14D। लेकिन आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए A25 माइनस A15। दोनों की वैल्यू पुट करो। A25 का मतलब क्या होता है? A+24D माइनस, और A15 का मतलब क्या होता है? A+14D। जब भी बाहर माइनस हो, मैं आपको हर बार बताता हूँ कि ब्रैकेट जरूर लगाओ, अदरवाइज क्या हो जाएगा, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा आपका। देखो, अब ब्रैकेट को आप ओपन करोगे, बाहर माइनस का साइन है, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। 24 माइनस 14 कितना होता है? 10। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 10 इंटू डी। और डी कितना है बच्चों? डी का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। डी कितना है? 9 माइनस 6 यानी कि 3। 10 3 जा 30। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 30। एक तो देखो ये तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। एक बच्चा ये सोच सकता है कि पहले मैं A25 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, फिर A15 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, और फिर उन दोनों वैल्यूज को आपस में माइनस कर देंगे, तब भी तो आंसर आना चाहिए ना। तो देखो इसका सेकंड मेथड क्या है, चाहे आप इस तरीके से कर लेना, ठीक दोनों ही होंगे, जो आपको आसान लगता है वो कर लो। पहले A25 की वैल्यू निकाल लो। कितनी है? A+24D होती है। ए की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बच्चों? 6 प्लस 24 इंटू डी। डी कितना है? 3। 6 प्लस 72 यानी 78। ये आपकी 25th टर्म आ गई। 15th टर्म यानी कि A+14D। 6 प्लस 14 इंटू 3 यानी 6 प्लस 42 48। ये आ गई। सो अब हमारे को क्या निकालना है? A25 माइनस A15 यानी कि 78 माइनस 48। 78 में से 48 माइनस करोगे, आंसर कितना आएगा आपका? 30 आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म। अब देखो ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ कि होता क्या है। ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर मैं ये कहूँ कि 3 इंटू T3 इक्वल है 4 इंटू T4। देखो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, T3 का मतलब क्या होता है? थर्ड टर्म। यानी कि थर्ड टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और फोर्थ टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये दोनों इक्वल है, अगर बच्चों ये दोनों इक्वल है, तो पता है रिजल्ट क्या होता है? T कौन सी टर्म? ये 3 है, ये 4 है, दोनों को ऐड कर दो। 3 प्लस 4 ये क्या होगी? 0। यानी कि सेवंथ टर्म की वैल्यू क्या होगी? हमेशा ही 0 होगी। अभी मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कैसे होती है। पहले मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ इफ 8 टाइम्स 8th टर्म इक्वल है 12 टाइम्स 12th टर्म, यानी कि ये अगर 8 है तो यहाँ पे भी 8, 12 है तो यहाँ पे भी 12। अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या होगा? T8 प्लस 12 यानी कि T20। 20th टर्म इस एपी की क्या होगी बच्चों? 0 होगी। ये एक रिजल्ट होता है। इन जनरल, जनरल की अगर मैं बात करूं, अगर मैं ये कहूं इफ m टाइम्स द mth टर्म ये इक्वल है n टाइम्स nth टर्म के, तो Tm प्लस n की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0 होती है। Tm प्लस n की वैल्यू क्या होती है? 0। वो क्यों होती है देखो, अब हम क्वेश्चन से सीखते हैं। इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या गिवन है? 7 टाइम्स यानी कि 7 इंटू T7 ये इक्वल है किसके? 5 टाइम्स T5। तो बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ 12th टर्म। तो बच्चों 12th टर्म की वैल्यू तो क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि 7 प्लस 5 कितना होता है? 12। तो देखो निकालते हैं। 7 इंटू T7। T7 क्या होता है बताओ? T7 होता है A प्लस 6D। 5 इंटू T5। T5 क्या होता है? A प्लस 4D होता है। अब इसको सोल्व करें, ये कितना आएगा? 7A प्लस 42D, और ये कितना है आपका? 5A प्लस 20D। अब आप क्या करो, एक तरफ कर लो सभी को। 7A ये प्लस 5 इधर क्या हो जाएगा? -5। 42D माइनस 20D इक्वल टू क्या आ गया आपका? 0। 7 में से 5 माइनस करोगे 2A। 42 में से 20 माइनस करोगे प्लस के 22। आप चाहो तो 2 कॉमन लेके काट दो। 2 कॉमन लेके बच्चों काटोगे तो ये A प्लस 11D क्या आ गया बताओ? 0 आ गया ना। A प्लस 11D 0 आ गया। और मेरे को ये बताओ A प्लस 11D को क्या हम T12 नहीं लिख सकते?
ए प्लस 11d 12th टर्म तो होती है ना, तो यही हमारे को क्या करना था, प्रूव करना था। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन होता है। इस तरीके से ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको ये रिजल्ट बताया ना, ये वाला रिजल्ट हम आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। पेपर में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अब ये देखो, इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है ये मिस्टेक है, ये करेक्ट इक्वेशन आपकी ये है, इसको करेक्ट कर लेना। इसमें कहता है आपको m की वैल्यू निकालनी है जिससे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट क्या हो, इक्वल। बच्चों इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है बताओ, फॉर इक्वल रूट्स। ये तो मैं आपको बताता हूँ बार बार कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। t निकाल के और उसको क्या पुट कर देना, 0। t डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है इक्वल रूट्स के लिए, 0 होता है। पहले तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। देखो mx के अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना होएगा, 5mx² और माइनस 6mx और प्लस 9 इक्वल टू 0, है ना। ये इक्वेशन आ गई। a कितना है बताओ, a होता है बच्चों x² का कोफिशिएंट यानी कि 5m, b होता है x का कोफिशिएंट यानी कि -6m, और c क्या होता है आपका कांस्टेंट टर्म यानी कि 9। d निकालो, d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac यानी कि -6m का होल स्क्वायर -4 इंटू a और इंटू c। ये निकाल दिया। ये कितना होगा, 36m² माइनस के, ये कितना हो गया अपना, ये हो गया 5 टू जा 20 और 20 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 180m। अब क्या रखो, फॉर इक्वल रूट्स के लिए t क्या होता है आपका, 0 होता है। दैट इम्प्लाइज t की वैल्यू क्या रखी हमने, 36m² माइनस 180m इक्वल टू क्या है, 0। इसमें से आप चाहो तो 36 कॉमन ले लो और m भी कॉमन ले लो, तो ये m बच जाएगा और ये m से m कटेगा। 180 को 36 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 5। तो यहाँ से एक बार इस फैक्टर को 0 पुट करोगे और एक बार इस फैक्टर को 0 पुट करोगे। यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी, 0, 36 नीचे चला जाएगा और यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। देखो m की दो वैल्यू आ गई। अब आप ध्यान करो, अगर आपको याद हो आपकी एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, उसके अंदर भी बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। वहाँ पे m की k की दो वैल्यू आती थी, एक 0 और एक 6। हम 0 को रिजेक्ट करते थे, लेकिन क्यों करते थे उसका एक रीज़न था। आप बच्चों ये सोचो, m की वैल्यू को अगर आप 0 पुट कर दोगे इस इक्वेशन में, तो आप मेरे को बताओ ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। m जब 0 होगा तो ये क्या होएगा, पूरा 0। 0 + 9 इक्वल टू 0, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो बच्चों इम्पॉसिबल है। इसका मतलब k की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो इसको क्या कर देना, नॉट पॉसिबल। इसको लिख देना नॉट पॉसिबल, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की आपको जरूरत है नहीं। तो m = 5 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, बस खत्म क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये कहता है कि देखो ये साइड आपको r दे रखी है, ये p से लेके o कितनी दे रखी है, 2r दे रखी है। आपको निकालना क्या है, फाइंड एंगल APB। देखो कौन सा है, a, ये है p और ये है आपका p। ये पूरा एंगल निकालना है आपको बच्चों, ये पूरा एंगल निकालना है। एक दो बातें देखो आपको पता होनी चाहिए, 10th चैप्टर का क्वेश्चन है। एक तो ये पता होनी चाहिए कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। कॉन्ग्रुएंट कैसे होती है बच्चों, देखो एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है ना, इक्वल। और एक ये एंगल और ये दोनों एंगल कितने हैं, 90 डिग्री के, क्योंकि टेंजेंट जो है वो रेडियस के साथ क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। और ये PO दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या है, कॉमन साइड है। तो बताओ RHS से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या लिखेंगे, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। बाय RHS ट्रायंगल कौन कौन सी, PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBO। ये दोनों क्या है बच्चों, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है, किससे, RHS से। ठीक है, इसको आपको प्रूव करने की ज़्यादा जरूरत है भी नहीं। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दोनों क्या होते हैं, इक्वल। लेकिन आपको निकालना क्या है पता है, आपको निकालना है ये एंगल APB, एंगल APB। मैं कहता हूँ एक बार आप है ना ये एंगल 1 निकाल लो, एक बार मेरे कहने पे कौन सा एंगल निकाल लो, एंगल 1। और एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 1 और एंगल 2 CPCT से क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे। अगर मैं एंगल 1 निकाल दूं और फिर उसका डबल कर दूं तो फिर एंगल 1 + एंगल 2 यानी कि एंगल APB आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, एंगल 1। आप एक बात सोचो, ये जो ट्रायंगल है ऊपर वाली, क्या नाम है इसका, PAO। इन ट्रायंगल PAO
इसकी अगर मैं बात करूं, मेरे को दो साइड गिवन है। देखो राइट ट्रायंगल के अंदर अगर अपने को दो साइड की लेंथ गिवन है, ये आर है, ये पूरी 2r है ना, तो फिर हम एंगल निकाल सकते हैं ना। ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, एंगल वन निकाल रहा हूँ। अच्छा, जो एंगल हम ये एंगल वन कंसीडर कर रहे हैं, इसके सामने वाली साइड क्या होगी, ये परपेंडिकुलर, ये क्या होगी बच्चों, परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, ये क्या है बच्चों, आपकी हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का मैं फॉर्मूला जानता हूँ, क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है बच्चों, साइन थीटा होता है। परपेंडिकुलर कितना बताओ, आर, हाइपोटेनियस कितना, 2r, इक्वल टू साइन थीटा। आर से आर कट गया, 1/2। आप मेरे को ये बता दो, साइन थीटा 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पे होता है ना। यानी कि थीटा कितना आ गया आपका, 30 डिग्री आ गया। फिर थीटा को आप 30 डिग्री पुट करोगे तभी तो साइन 30 1/2 आएगा ना। तो थीटा 30 डिग्री आ गया, इसका मतलब एंगल वन जो है ना वो कितना आ गया, 30 डिग्री। एंगल वन कितना आ गया बच्चों, 30 डिग्री। सो एंगल ए पी बी कितना आएगा बताओ, 30 + 30, क्योंकि ये अगर 30 है 1, तो 2 भी कितना है बच्चों, 30 है। 30 + 30 कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन तो हमारा खत्म हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल ए पी बी, ये पूरी ट्रायंगल दिख रही है ना आपको, ए पी बी, कहता है ये किस टाइप की ट्रायंगल आपको नजर आ रही है, यानी कि ये कौन सी ट्रायंगल है, आपको ये बताना है। तो मैं आपको बताता हूँ ये कौन सी ट्रायंगल है। ये देखो, ये एंगल 90 का नहीं था, मैं ये पूरी ट्रायंगल बनाता ना, ये एंगल कितना होता, पूरा 90 का होता। अब ये दो ट्रायंगल कौन सी है बच्चों, ये जो पूरी ट्रायंगल है ना ए पी बी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ऐसा क्यों, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों है, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। ये पूरा एंगल 60 डिग्री आ गया। अब देखो, मैं जो ग्रीन पेन से इस ट्रायंगल की बाउंड्री बना रहा हूँ ना, आपसे इस ट्रायंगल के बारे में पूछा गया है। जो मैं ग्रीन पेन से जिस ट्रायंगल की बाउंड्री बना रहा हूँ, इस ट्रायंगल को सिर्फ आप दिमाग में रखो। ये ट्रायंगल, ये ग्रीन वाली ट्रायंगल, ये पूछ रहा है ये कौन सी ट्रायंगल है। मैं कहता हूँ इक्विलेटरल है, लेकिन क्यों, ऐसा थोड़ा कि हमने कह दिया और मान लेगा एग्जामिनर, प्रूव तो करना पड़ेगा ना। आप ये बताओ मेरे को, छोटी क्लासों में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या, ये कि अगर एक मान लो ये दो ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल है, इसमें अगर ये दो साइड इक्वल है, इनके जो अपोजिट वाले एंगल होते हैं ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब आप ये बताओ मेरे को, हमने इतनी बार थ्योरम प्रूव करी है कि एक्सटीरियर पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, पी ए इज इक्वल टू क्या होती है, पी बी होती है। अगर ये दो ट्रायंगल, ये साइड इक्वल है, तो बताओ ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, एक को 3 नाम दे दो, एक को 4, एंगल 3 और एंगल 4 क्या होगा, इक्वल होगा। अब एक ट्रायंगल में अपने को पता है तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। 180 में से 60 ये हो गया है ना पूरा, बाकी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितने रह गए, 120 के, और दोनों इक्वल है। अगर इक्वल है तो बच्चों दोनों कितने हो गए, 60 के हो गए ना, और ये भी 60 था। इसका मतलब तो ये ट्रायंगल क्या है, दैट इंप्लाइज ट्रायंगल ए पी बी इज इक्विलेटरल, क्योंकि अगर एक ट्रायंगल में तीनों एंगल 60 के हो जाए तो वो ट्रायंगल कैसी होती है, इक्विलेटरल होती है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब देखो इस क्वेश्चन में, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है किसका, कोन का, और आपको रेडियस दे रखी है और आपको हाइट निकालनी है, निकाल देंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन वो आपको दे रखा है 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बस ये बता दो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है, 12320 पाई आर एल, पाई की वैल्यू पुट कर दो। आर कितना है बच्चों, 56 है, आपको दे रखा है। एल निकाल लेंगे हम, यहाँ से क्या निकाल लेंगे, एल निकाल लेते हैं, और एल निकल गया तो फिर उसके बाद तो हम सभी कुछ निकाल लेंगे। देखो ये 7 8 जा, एल कितना आ गया 12320, और ये 22 भी नीचे आ जाएगा, 8 भी नीचे आ जाएगा, है ना। अब इसको क्या करो, काट दो, जिस पे कटता है काट दो, 8 पे काटो, 8 1 जा 4 कैरी, 8 5 जा 8 4 जा, 22 7 जा होता है। एल कितना आ गया 70 एल। लेकिन आपसे तो हाइट पूछिए ना। अब देखना डायग्राम बना के आपको अभी समझा देता हूँ मैं। ये मान लो हमने कौन का बच्चों रफ डायग्राम बना दिया। अब आप मेरे को ये बताओ एक बार कि जो है यहाँ पे एल क्या होती है, एल स्लांट हाइट यानी कि 70, रेडियस क्या होती है 56, आपसे पूछी क्या है हाइट। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस ट्रायंगल में ए पी बी से आप एच नहीं निकाल सकते, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। तो क्या लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल ए पी बी में बच्चों ये बताओ हाइपोटेनियस जो है 70, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एच स्क्वायर प्लस में 56 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कितना होगा यहाँ से
70 का स्क्वायर और माइनस में 56 का स्क्वायर। अब एक बच्चा तो क्या करेगा, 70 का स्क्वायर निकालेगा, फिर वो 56 का स्क्वायर निकालेगा, फिर उनको माइनस करेगा। मैं कहता हूँ नहीं, इतना करने की जरूरत नहीं है। आपको छोटी क्लासों से सिखाया जाता है 9th क्लास में या 8th क्लास में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। तो फिर 70 स्क्वायर माइनस 56 स्क्वायर को आप 70 प्लस 56 इंटू 70 माइनस 56 लिख सकते हो ना। तो ये कितना हो गया आपका 140, ये आ गया 126 और ये कितना आएगा 14। ये 126 होता है 14 9 जा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो एच स्क्वायर की वैल्यू है और मुझे क्या चाहिए, एच चाहिए ना। एक 14 बार आ जाएगा, एक 3 बार आ जाएगा, आंसर कितना आएगा 42। इस कोण की हाइट कितनी आएगी 42 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। पहले स्लांट हाइट निकाल लो, स्लांट हाइट के बाद पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप क्या निकाल लो, हाइट निकाल लो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ये आपका चैप्टर 14 का क्वेश्चन आ गया स्टैटिस्टिक्स का। मिसिस गर्ग रिकॉर्डेड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हर स्टूडेंट्स इन द फॉलोइंग टेबल। यानी कि मिसिस गर्ग की क्लास है, उसके स्टूडेंट ने जितने जितने मार्क्स लिए आपको ये टेबल दिखा रखी है। सी कैलकुलेटेड द मॉडल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इज 45। यानी कि इस क्वेश्चन में मोड कितना है बच्चों 45, आपको मोड दे रखा है। और ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ना, ये निकालनी है। इसको मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स। आपको मोड दे रखा है। तो एक बात बताओ सबसे पहले, तो अगर मोड 45 है तो मॉडल क्लास क्या होगी, मॉडल क्लास। बस यहाँ पे अगर बच्चे ने समझ लिया ना, फिर क्वेश्चन आसान है। मॉडल क्लास आपको पता है, मॉडल क्लास का मतलब होता है जिस क्लास के अंदर मोड की वैल्यू लाई करती है। ये 45 बताना, क्या 40 और 60 के बीच में नहीं है, है ना। तो इस क्लास को क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास, 40 से 60। अब तो बस आपको मोड का फॉर्मूला लगाना है। बताओ मोड का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, क्या होता है, एल प्लस ब्रैकेट लगा दो, इनटू में एच कर दो, ऊपर क्या लिखते हैं F1 माइनस एफ नोट, नीचे 2F1 माइनस एफ नोट और माइनस में F2। अब ये F1 F2 ये क्या होते हैं, ये सारा हम क्या करेंगे, टेबल से सीखेंगे। इसको वर्टिकल बना लो टेबल को। ये क्या है, मार्क्स, और ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी होती है। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। 5, 10, x, 6 और 3। और आपको बच्चों क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। एक बात बताओ, अगर ये मॉडल क्लास है तो मैंने क्या बता रखा है आपको, F1 F0 और F2 की वैल्यू क्या होती है। देखो ये मॉडल क्लास है ना। एक तो इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी, एक उससे ऊपर वाली और एक इससे नीचे वाली, इन तीन को क्या कर लो आप, यानी कि इन पे मार्क लगा लो। फिर स्टार्टिंग में मैथमेटिक्स में सबसे पहले क्या आता है, 0, फिर 1, फिर 2, ये होता है F0, ये होता है F1, ये होता है F2। क्योंकि मैंने आपको इन चीज़ों की वैल्यू याद करने का बहुत आसान तरीका बता रखा है, ठीक है। बस अब देखो मोड की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 45। तो 45 इज इक्वल टू एल क्या होती है बच्चों, इसकी लोअर लिमिट कितनी 40 प्लस इंटू एच कितना है बच्चों, इनका डिफरेंस कितना है 20, है ना, एच आ गया। फिर वैल्यू देख के पुट कर दो फॉर्मूले में, F1 माइनस एफ नोट यानी कि x माइनस 10, और नीचे क्या होता है, नीचे x का डबल कर दो, -10 और माइनस के कितने हो जाते हैं 6। इस क्वेश्चन को बस अब आप क्या कर लो, सोल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। ये 40 तो इधर कर दो, माइनस हो जाएगा, है ना, 5 बच गया, x माइनस 10 और ये कितना आ गया बच्चों आपका 2x माइनस के 16 और इंटू में क्या है 20। इस 20 को नीचे ले आओ, 5 के नीचे लेके आओगे तो बताओ ये आ गया। अब इसको काट दो, 5 1 जा 5 4 जा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, 4 इंटू एक्स माइनस 10, देखो क्या आ गया 4 इंटू एक्स माइनस 10 और ये क्या आ गया आपका 2x माइनस 16, 4x माइनस 40 इक्वल टू 2x माइनस 16। तो 4x माइनस 2x और ये माइनस 16 तो है ही, और ये माइनस 40 इधर आके प्लस 40 हो गए। तो 2x इज इक्वल टू 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 12, और आपको वही तो x की वैल्यू तो निकालनी थी। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का आंसर कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म। अब इस क्वेश्चन में देखो आपको दो पार्ट दे रखे, दोनों के दोनों हम करेंगे। ऋतु इफ ऋतु वर यंगर बाय 5 ईयर्स, मतलब आज ऋतु जितने भी साल की है वो कल्पना कर दी है कि अगर मैं क्या क्या कहती है 5 साल छोटी होती, देन व्हाट सी रियली इज, यानी कि जितनी रियल में आज उसकी एज है ना, वो कल्पना कर रही है, ऐसा सोच रही है, वो इमेजिनेशन कर रही है, अगर उससे 5 साल छोटी होती, देन द स्क्वेयर ऑफ हर एज, उसकी एज का स्क्वेयर वुड हैव बीन 11 मोर देन
5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज। व्हाट इज हर प्रेजेंट एज, आपको प्रेजेंट एज निकालनी है, ठीक है। पहले आप क्या करो, प्रेजेंट एज को मान लो, फिर समझाता हूँ क्वेश्चन में क्या कहता है। प्रेजेंट एज ऑफ ऋतु, उसको क्या मान लो बच्चों, एक्स ईयर मान लो। ये मान लो कि आज ऋतु जो है एक्स साल की है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पता है क्या है, ये कहता है अगर ऋतु 5 साल छोटी होती, मतलब एक्स साल की ना होके वो x-5 ईयर की होती, ठीक है, कर दिया मैंने। फिर क्या कल्पना कर रही है ये, द स्क्वेयर ऑफ हर एज, यानी कि फिर उसकी जो भी एज होती उसका स्क्वेयर, लो मैंने स्क्वेयर कर दिया, वो 11 ज़्यादा होता किससे, 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज। 5 टाइम्स प्रेजेंट एज का मतलब x, तो यानी कि 5x से 11 बड़ा होता। तो बताओ 5x प्लस 11 कर दिया। अब कितना मुश्किल था ये इक्वेशन बनाना, देखो आसानी से हमने सीख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं फैक्टर बना के, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 10x, और इसको इधर ले आओ। तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वेयर, और ये आपका कितना हो गया माइनस के 15x, और ये कितना हो गया आपका प्लस के 14 आ जाएगा क्या 14। तो 14 और 1 फैक्टर बन जाएंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस के 14x और माइनस के x। तो क्या हो गया फैक्टर, x माइनस 14 और x माइनस 1। x की दो वैल्यू आ गई बच्चों, एक 14 और एक कितनी आ गई 1। लेकिन ध्यान से सुनो, x इज इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, क्यों, प्रेजेंट में ऋतु 1 साल की कैसे हो सकती है, क्योंकि उसने कल्पना की है कि अगर मैं 5 साल छोटी होती, आज 1 साल की है, तो 1 साल का बच्चा कभी ये कल्पना कर सकता है कि काश कि मैं 5 साल छोटा होता, ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो ये क्या कर देंगे हम, रिजेक्ट कर देंगे, x इज इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। सो x इज इक्वल टू कितना हो गया 14। इसका मतलब प्रेजेंट एज कितनी आ गई ऋतु की, 14 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ ऋतु, यानी कि आज की डेट में ऋतु 14 ईयर की है। 14 ईयर का बच्चा कल्पना कर रहा है काश कि मैं 5 साल छोटी होती, तो वो मेरी एज का जो स्क्वायर होता वो मेरी प्रेजेंट एज के 5 टाइम से 11 ज़्यादा होता। आसान सा क्वेश्चन था। अब देखो इसका सेकंड पार्ट भी कराता हूँ आपको सोल्व। एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें क्या करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। मैंने कहा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो रामबाण है, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर देगा। लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालने से पहले आपको ए बी सी का पता होना चाहिए। ए क्या है बताओ यहाँ पे 9, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी एक्स का कोफिशिएंट -6p, और सी क्या है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पूरी कॉन्स्टेंट टर्म। डी निकालो, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना -6p का होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। ये लो सोल्व कर लो, ये कितना आ गया 36p स्क्वायर और माइनस के 36 इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब आप मेरे को बताओ, इसको ब्रैकेट को खोलोगे तो ये -36p स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 36q स्क्वायर, पी स्क्वायर वाली टर्म कट जाएगी, तो क्या रह गया 36q स्क्वायर रह गया। कितना रह गया बच्चों 36q स्क्वायर। लेकिन ये तो डी है ना, तो बताओ मेरे को स्क्वायर रूट ऑफ डी कितना आएगा, क्योंकि अपने को फॉर्मूले में क्या चाहिए, डी का स्क्वायर रूट, यानी कि 6q आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये 6q। अब आप मेरे को बताओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि तभी तो हमने डी निकाला है ना। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स की वैल्यू क्या होती है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a, यही होती है। माइनस बी कितना बताओ, बी है -6p और माइनस पहले ही है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी का स्क्वायर रूट, अभी ध्यान रखो कितना निकाला था 6q अपॉन 2 इंटू ए कितना है बच्चों 9। तो बस आप इसको सोल्व कर लो, ये प्लस का 6p हो गया, प्लस माइनस 6q हो गया, अपॉन में कितना हो गया 18। अब आप क्या करो, दो कॉलम बना लो, एक में ये बीच का साइन क्या ले लो, प्लस का ले लो, और एक में बीच का साइन क्या ले लो बच्चों, माइनस का ले लो। अब बताओ आप मेरे को, इसके अंदर ऊपर से 6 कॉमन ले लो, ऊपर से 6 कॉमन लोगे और ये 18 से काटोगे तो क्या आ गया आंसर आपका p प्लस क्यू अपॉन 3। ऐसे यहाँ से कितना आएगा बताओ, p माइनस क्यू अपॉन 3, क्योंकि बस प्लस माइनस के साइन का तो फर्क है ना, बाकी थोड़ी कुछ फर्क है। तो x की ये दो वैल्यू आ गई, और आपको यही पूछा गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करो। सोल्व करने का मतलब ये होता है कि जो भी x की दो वैल्यू आती है वो हमारे को निकाल के दिखा दो। अब निकाल दी हमने। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, ये आपको लॉन्ग जंप कंपटीशन हुआ था स्कूल के 250 स्टूडेंट का, आपको मीडियन डिस्टेंस निकालनी है। आपको क्या निकालनी है, मीडियन। तो यानी कि मीडियन डिस्टेंस जंप बाय द स्टूडेंट, इसका मतलब ये होता है बच्चों, एक ऐसी वैल्यू बता दो कि 50% से ज़्यादा स्टूडेंट ने तो उस हाइट से ज़्यादा की जंप लगाई हो, और 50% से कम स्टूडेंट ने
उस हाइट से कम जंप लगाई हो, यही तो मीडियन का मतलब होता है। आपको क्या निकालनी है, मीडियन निकालनी है, ठीक है। लास्ट में लिख रखा है इंटरप्रेट द मीडियन। इंटरप्रेट का मतलब होता है कि जो आपका मीडियन निकल के आएगा उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा, पहले हम क्या निकालते हैं, मीडियन। सुनो ध्यान से, मीडियन के लिए पहले ये टेबल क्या बना लो आप, इसको वर्टिकल फॉर्म में बना लो। आपको मीडियन निकालना आता ही है। ये क्या है, डिस्टेंस, और ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। फ्रीक्वेंसी इनकी 40, 80, 62, 38, 30। इसका मतलब ये है कि जिन बच्चों ने 0 मीटर से लेके 1 मीटर के बीच में जंप लगाई है ऐसे 40 स्टूडेंट है ना। जिनसे 1 के 2 के बीच में लगाई है ऐसे 80। पहले मीडियन के लिए पहले क्या बता रखा है मैंने, CF निकालते ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 40, फिर 40 में 80 ऐड करोगे 120, 120 में 62 ऐड करोगे, 182 में 32 ऐड करोगे, और 220 में 30 ऐड करोगे 250। और जो इनका सम भी आपको कितना मिलेगा बताओ, 250 मिलेगा ना। और इसी को क्या बोलते हैं हम, n बोलते हैं। अब आप ये बताओ, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बता रखा है, मीडियन क्लास, यानी कि पहले क्या निकालो, n/2, n/2 यानी कि 250/2, 125। अब इस 125 से जस्ट बड़ी वैल्यू देखो कहाँ पे आ रही है, CF में, ये आ रही ना। 125 से जस्ट बड़ी वैल्यू तो 182 ही है, क्योंकि इससे ऊपर वाली वैल्यू तो छोटी है इससे, ठीक है। तो इस CF के सामने ये जो क्लास होती है इसको क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास। यानी कि जो भी हमारा आंसर होगा ना वो 2 और 3 के बीच में ही आएगा, 2 से छोटा नहीं हो सकता और 3 से बड़ा नहीं हो सकता। मीडियन क्लास आ गई। अब आप मेरे को बताओ मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, बस फॉर्मूला लगा दो, L प्लस में इंटू एच कर दो। ऊपर क्या होता है, n/2 माइनस CF, और नीचे क्या होता है आपका F। ये होता है फॉर्मूले के अंदर। क्या करो बच्चों, सारी की सारी वैल्यू पुट कर दो, बस वैल्यू पुट करो। L कितना, लोअर लिमिट, n/2 कितना 125 माइनस CF क्या होती है, इससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू को CF बोलते हैं ना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, इनटू में h कितना है बच्चों, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 1 का। 2 प्लस में 5/62, इसको सोल्व करोगे तो वही 2 एंड 5/62 तो आएगा, 2 एंड 5/62 तो आएगा, है ना। ये मीटर आपकी क्या आ गई, आंसर आ गई। 2 एंड 5/62 मीटर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अच्छा, लास्ट में ये पूछा है कि इसको इंटरप्रेट करो, मतलब कि इसका मतलब बताओ क्या है, इस आंसर का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है बच्चों, इन 250 स्टूडेंट में से 50% स्टूडेंट या 50% से कम स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इससे ऊंची जंप लगाई है, और 50% से कम ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इससे कम लगाई है। यानी कि मैं क्या कहूँगा, सो मोर देन, या 50% स्टूडेंट्स हैव jumped more than 2 and 5/62 मीटर। यानी कि 50% स्टूडेंट ने तो इससे लंबी जंप लगाई है और 50% ने इससे कम। एंड आगे क्या लिखेंगे हम, एंड 50% स्टूडेंट्स हैव जंप्ड लेस देन दिस मीटर। तो बस ये इसकी क्या है, इंटरप्रिटेशन है, एक्सप्लेनेशन। इंटरप्रेट का मतलब एक्सप्लेन करो कि आपका जो आंसर आया है वो क्या है, क्या शो करता है वो आपका आंसर। तो ये आपके 7 क्वेश्चन हो गए। चलो 8th क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, 8th क्वेश्चन के अंदर आपका कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है ये। इसमें मैंने आपको कंस्ट्रक्शन की एक पूरी वीडियो आपको सेंड की हुई है, आप उसमें से आराम से कर सकते हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में देखो, आपको ये एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, इसका आपको मीन निकालना है। तो मीन निकालने का तरीका तो बहुत आसान होता है। आप क्या कर लो, इस टेबल को वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पे क्या है, रन्स स्कोर्ड, और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ बैट्समैन, सिग्मा एफ, ये अपने XI और FI निकाल लो। ये 0 से 40, यानी कि जिन बैट्समैन ने 0 और 40 के बीच में रन बनाए हैं ऐसे कितने बैट्समैन हैं, 12। इसी तरह से आपको ये आगे डाटा दे रखा है, मैं इसको टेबल को बना देता हूँ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 160 to 200, नंबर ऑफ बैट्समैन जो है ये 12 है, ये 20 है, ये 35, ये 30 और ये 23। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, XI का मतलब क्या होता है बच्चों, मिड वैल्यू। हम जो गिवन क्लास इंटरवल है उनसे क्या निकाल लेते हैं, मिड वैल्यू। 0 और 40 को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे 20, फिर 40 का गैप है तो 40 इसमें ऐड करते जाओ, 40 ऐड करते जाओ, ये आ गया XI। अब हम क्या निकालते हैं, FI इंटू XI। FI और XI की क्या कर लो बच्चों, मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे
तो ये कितना आएगा आपका 240। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 1200, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 3500, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 4200 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 4140। इन सभी का सम करोगे सिग्मा एफ आई एक्स आई का, तो ये कितना आएगा 13280 और एफ आई का सम करोगे सिग्मा एफ आई, ये कितना आएगा आपका 120, ये 120 आ गया। अब अपने को क्या निकालना है, मीन। मीन का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये है 13,280 अपॉन में 120, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी। अब आप क्या करो, इसको 4 पे काट दो, 4 पे काटोगे तो ये आपका 332/3 आ गया। इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये ही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। मीन निकालना था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो 10th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों क्वेश्चन और आसान है। इसमें कहता है दो वर्टिकल पोल है, उनकी हाइट क्या है बच्चों, डिफरेंट है। दीज आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर ऑन द लेवल ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के ऊपर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो कितनी है, 20 मीटर है। एक पोल में जो है छोटा बना लेता हूँ, एक बड़ा बना लेता हूँ। इन दोनों के बीच की जो ग्राउंड डिस्टेंस है ये कितनी है बच्चों, 20। ये आपको दे रखी है 20 मीटर। और ये कहता है अब फर्स्ट टॉप के पोल पे हमने देखा यहाँ पे कहाँ से, सेकंड पोल के फुट से, तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना। फिर हमने क्या किया, इस सेकंड पोल के फुट से इस फर्स्ट पोल के टॉप पे देखा यहाँ पे, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना। एक 60 और एक कितना है बच्चों 30। तो आपको ये लग रहा होगा कि कौन सा 60 कौन सा 30, आप खुद बताओ। आपने यहाँ से एंगल बनाना है और आप जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे जाते जाओगे, यानी कि जितनी ज़्यादा ऊंचा देखोगे एंगल क्या बड़ा बनेगा, ये 60। ये हाइट छोटी है पोल की तो ये एंगल कितना होगा आपका 30। आपको निकालना क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द टू पोल्स। इन दोनों पोल की जो हाइट है ना उनमें आपको क्या निकालना है बच्चों, डिफरेंस। बड़े पोल की हाइट को मान लेता हूं मैं x, छोटे पोल की हाइट को मैं क्या मान लेता हूं y। तो मेरे को क्या चाहिए, x माइनस वाई। बड़े पोल की हाइट में से छोटे पोल की हाइट को माइनस करूंगा तभी तो डिफरेंस आएगा ना। नाम दे दो A B C D, आप लिख लेना सारा कुछ। आप क्या लिखोगे, लेट AB एंड DC आर टू पोल्स। ये क्या है, दोनों के दोनों पोल्स है। आप लेट कर लो, ए बी को कितना मान लो, y मान लो, और डी सी को कितना मान लो, x मान लो। तो हम दोनों पोल की हाइट निकालेंगे। अब मैं एक ट्रायंगल को जो है शेडिड कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखना। इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं बात करूँ, इन राइट ट्रायंगल किसमें, ए बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि y अपॉन 20 क्या होता है, 10 थीटा। थीटा यहाँ पे कौन सा लोगे, देखो इस ट्रायंगल का एंगल कौन सा है, 30 डिग्री है ना। 60 मत ले लेना क्योंकि 60 डिग्री इस ट्रायंगल का एंगल है ही नहीं, ठीक है। 30 10 30 कितना होता है आपका 1/√3। तो यानी कि y√3 आपका कितना आ गया 20। तो यहाँ से आपका y कितना आएगा बच्चों 20/√3। √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा 20√3/3 आ गया, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, ऐसे ही x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू दूसरे ट्रायंगल में ले लो। इन राइट ट्रायंगल DCB, इस ट्रायंगल में x अपॉन 20 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 थीटा। यहाँ पे थीटा कितना है इस ट्रायंगल में 60, 10 60 कितना होता है √3। तो यहाँ से x कितना आ गया आपका 20√3। x कितना आ गया बच्चों 20√3। अब अपने को निकालनी क्या है, इन दोनों पोल की अगर अलग अलग हाइट पूछी होती तो हमने निकाल दी, लेकिन हमने तो क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है ना। सो हम क्या लिखेंगे, सो डिफरेंस इन हाइट्स, डिफरेंस इन हाइट्स। तो वो डिफरेंस कितना है, x माइनस वाई है। x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू देखो बच्चों पीछे से 20√3, ये कितनी है 20√3, और y की वैल्यू कितनी 20√3/3। दोनों में से 20√3 कॉमन ले लो, कॉमन लोगे, यहाँ कितना बच गया 1, यहाँ कितना बच गया 1/3। 1 में से 1/3 माइनस करोगे एलसीएम लेके तो कितना आएगा 2/3 आएगा ना। ये कितना आएगा बच्चों 2/3, तो यानी कि 40√3/3। अब आप √3 की क्या पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो। √3 कितना दे रखा है आपको 1.73, 40 इंटू 1.73 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 3। 1.73 को आप क्या कर दो बच्चों, आप यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी 40 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से अलग कर दो, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल यहाँ चला जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई और करोगे तो आपका ये आ जाएगा। इसको 3 से डिवाइड करोगे, देखो 23 तो पूरा पूरा आ जाएगा है ना। और 2.2/3 यानी कि 2/3 0.66 और लिख दो इसको 0.66, और ये कितना आ जाएगा आपका मीटर।
इन दोनों पोल की हाइट में इतने मीटर का क्या है डिफरेंस है। आसान क्वेश्चन था। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो बैलून वाला क्वेश्चन है 9 चैप्टर में, ये वही है। कहता है एक बॉय है 1.7 मीटर टोल, यानी कि इसकी हाइट है। ये एक बिल्डिंग से दूर खड़ा है। ये मान लेते हैं एक बिल्डिंग है, और इस बॉय की बिल्डिंग से जो डिस्टेंस है ना, वो कितनी दे रखी है आपको, 50 मीटर दे रखी है। और ये लड़के की आई है, आंख है। अब लड़के ने बिल्डिंग के टॉप पे देखा, तो कहाँ से देखेगा, यहाँ से देखना स्टार्ट करेगा ना, अपनी आइज आइज के लेवल से देखना स्टार्ट करेगा। ये एंगल कितना बना, 60 डिग्री बना। आपको कह रखा है कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग बताओ, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखो ये 1.7 है, तो ये भी कितनी होगी 1.7। मान लेता हूँ मैं ए बी सी और डी है ना, सी डी और ए बी इक्वल है। ये ई, इसको मान लेता हूँ मैं कितनी, एच मीटर। ये 50 है, तो ये भी कितनी होगी 50। डायग्राम बनाने से आधा क्वेश्चन तो आपका वैसे ही सोल्व हो जाता है, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ, लेट कर लो ए बी को क्या मान लो आप 1.7, तो सी डी या डी सी भी तो कितना होगा 1.7। अब आप लेट करो ई से लेके सी को एच मान लो, कितना मान लो एच। सो हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी होगी बताओ, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है अपने को। एच प्लस में 1.7 हो जाएगी ना। बिल्डिंग कौन सी है, ई से लेके डी पूरी बिल्डिंग है, तो 1.7 तो ये है, एच ये है। एच की वैल्यू निकाल लो और क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा सोल्व। इन राइट ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल में, ई सी ए, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ ऊपर वाले की, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू क्या होता है 1060। 1060 कितना होता है √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एच कितना आ गया बच्चों 50 √3, और √3 की वैल्यू पुट कर दो। 50 इंटू √3 यानी कि 1.75। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल आगे सरका दो, और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 86.5 आ गया। कितना आ गया 86.5। लेकिन हमें तो क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है बिल्डिंग की। सो हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी हो जाएगी बच्चों, जो ये एच की वैल्यू आई है ना 86.5, इसमें ये 1.7 और ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 86.5 में 1.7 ऐसे ऐड करोगे ना, तो कितना आ जाएगा 88.2। 88.2 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। 11वां क्वेश्चन देखो, इसमें आपको क्या कहता है, इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस, यानी कि रेडियाई आपको दे रखी है एक स्फेरिकल शेल की। बच्चों स्फेरिकल शेल ये होती है, देखो मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे ये अंदर से क्या होती है, होलो। ये क्या है, होलो। होलो का मतलब होता है खोखला। होलो का मतलब होता है खोखला, यानी कि खाली, यानी कि इस पार्ट के अंदर कोई भी मेटल नहीं लगी हुई है। मेटल कहाँ पे लगी हुई है, ये जो मैं ग्रीन कलर से शेड कर रहा हूँ, ये क्या है आपकी मेटल है। अगर आपको इस मेटल की वॉल्यूम निकालनी हो, या मैं कहूँ वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल, या मैं कहूँ क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल, वो कितनी होती है, देखो आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस करते हैं, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। अच्छा ये है कि इसके स्फेयर की शेप में, स्फेयर की वॉल्यूम तो क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब होती है ना। आउटर रेडियस को आप कैपिटल आर मान लो, और जो इनर रेडियस है उसको क्या मान लो, स्मॉल आर मान लो। तो 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई बच्चों कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा आपका आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ठीक है, इस तरीके से हम वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल निकाल सकते हैं। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में हम ये करेंगे। इसमें आपको क्या कर रखा है, इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस, मतलब ये स्मॉल आर है और ये क्या है कैपिटल आर है, ये दे रखी है। इसको मेल्ट किया गया है। जब भी हम किसी चीज को मेल्ट करके कोई नई चीज या नई शेप बनाते हैं, तो पहले हमें क्या चाहिए, उसकी वॉल्यूम चाहिए। और मेल्ट करके क्या बनाया गया है, एक सिलेंडर बनाया गया है जिसका डायमीटर कितना है बच्चों 14 सेंटीमीटर है। तो आप मेरे को ये बताओ, सिलेंडर की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल होगी किसके, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल, क्योंकि इसी को तो मेल्ट किया गया है। सिलेंडर की वॉल्यूम स्फेरिकल शेल की वॉल्यूम की क्या होगी, इक्वल होगी। अब ये बताओ मेरे को, सिलेंडर की वॉल्यूम तो सब बच्चे जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होती है, और स्फेरिकल शेल की वॉल्यूम 4/3 पाई, और अंदर क्या लिखते हैं हम आर क्यूब माइनस आर क्यूब। अब ध्यान से सुनो, पाई की वैल्यू पुट करनी नहीं है, पाई से पाई तो दोनों तरफ क्या कर दो बच्चों, कैंसिल कर दो, पाई से पाई कैंसिल कर दो। ठीक है, अब क्या बच गया बताओ मेरे को, आर स्क्वायर, सिलेंडर की आर की बात कर रहे हैं, डायमीटर अगर 14 है बच्चों, तो ये बताओ मेरे को रेडियस कितनी होगी, 7 होगी। ये कितनी होगी 7, तो 7 इंटू 7 इंटू में एच 4/3 आर क्यूब यानी कि 5 क्यूब, और माइनस में बच्चों कितना हो जाएगा 3 क्यूब हो जाएगा। 4/3, 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27,
125 में से 27 माइनस करोगे 98 आएगा। ठीक है, ये आ गया। हमें तो क्या चाहिए, h चाहिए ना, हमें h चाहिए। तो बच्चों ये जो 7 है 2 बार मल्टीप्लाई, ये नीचे आ जाएगा, 7 इंटू 7 नीचे आ जाएगा, 7 14 जा, 7 2 जा, और ये कितना आ गया आपका 8/3, यानी कि 8/3 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई, सिलेंडर की हाइट आ गई। एक क्वेश्चन आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। सेकंड पार्ट में कहता है आल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला बताओ क्या होता है, 2πr इंटू आर प्लस एच, 2 इंटू पाई इंटू आर, आर कितनी है 7, आर प्लस एच, एच कितनी निकाली 8/3। बस इसको थोड़ा सा क्या कर लो, सोल्व कर लो, 7 से 7 काट दो 44, 3 एल्शियम लोगे, 7 3 जा 21 प्लस 8, यानी कि 44 इंटू 29 डिवाइड बाई 3। ये आप 29 की 44 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 1276 डिवाइड बाई 3, 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया किसका, सिलेंडर का। आसान सा क्वेश्चन था, ये हम कर चुके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन देखो। देखो 12th क्वेश्चन में क्या कहता है, दोनों पार्ट हम इसके करेंगे। फर्स्ट पार्ट में है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स विच आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। पहले हम क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं पढ़ते, आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई है। पहले आप 2 टेंजेंट ड्रॉ करो, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे करके क्वेश्चन को समझेंगे। ये मान लो एक्सटर्नल पॉइंट है, कोई भी इसको नाम दे दो, मान लो हमने पी नाम दे दिया। इस एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट आप ड्रॉ कर दो। एक मान लो आपने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी और एक यहाँ पे टेंजेंट आप ड्रॉ कर दो, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो आए हैं उनको नाम दे दो आप। एक को मान लो ए नाम दे दो, एक को बी नाम दे दो। अब ये क्या कहता है एग्जामिनर आपको कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू दी सर्कल इज सप्लीमेंट्री, यानी ये जो एंगल है इन 2 टेंजेंट के बीच का जो ये एंगल है ना, ये सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है बच्चों, कोई भी 2 ऐसे एंगल जिनका सम कितना हो 180 हो, उनको ही तो सप्लीमेंट्री बोलते हैं। अब उन 2 में से एक एंगल तो क्या हो गया, ये हो गया है ना। दूसरा एंगल कौन सा है, दूसरा एंगल ध्यान से पढ़ो, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। यानी कि ये अगर मान लो इस सर्कल का सेंटर है, तो इस सर्कल के सेंटर को इन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन करने वाले जो 2 लाइन सेगमेंट है ये और ये, इन दोनों के बीच का जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, यानी एंगल 1 और एंगल 2, ये 90, ये आपके सप्लीमेंट्री है। ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन में पहले आप क्या लिखोगे, गिवन। गिवन क्या है आपको, पी ए एंड पी बी आर 2 टेंजेंट्स, ये दोनों टेंजेंट्स है। ओ क्या है बच्चों, सर्कल का सेंटर है, ओ इज द सेंटर। इतनी सी बात आपको क्वेश्चन में दे रखी है, हमने लिख दी। फिर हमें प्रूव क्या करना है आप बताओ, हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होता है 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है, यही तो होता है। अब आपको देखो प्रूफ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मेरे को ये बात आप बताओ बस एक, ये एंगल कितना है, एंगल 3, और ये एंगल 4। कोई बच्चा कहेगा सर ये दोनों 90-90 के हैं, क्यों, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होती है, कहाँ पे, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल 3 एंगल 4 दोनों की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बस आपको ये पता लग गया तो अब ये क्वेश्चन हो गया खत्म, क्योंकि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ए पी बी ओ एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 360 होता है। 360 में से ये 2 एंगल ऐसे है जो 90-90 के हैं, यानी 180 के हो गए दोनों का सम। तो बाकी दोनों एंगल भी कितने रह गए बताओ आपको, 180 डिग्री के रह गए ना। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ए पी बी ओ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 सबका सम कितना होता है 360 होता है। 1 + 2 तो अपने को चाहिए, 3 कितना 90 डिग्री, 4 भी कितना 90 डिग्री, तो ये 180 डिग्री उधर आके माइनस होएगा, तो 1 + 2 कितना बच जाएगा 180 बच जाएगा ना। और यही हमारे को प्रूव करना था, तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो, ये सीबीएसई का पेट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें एक एक्सटीरियर पॉइंट टी है, इससे 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई है टीपी और टीक्यू, और ये सर्कल का क्या है बच्चों सेंटर है, और पी और क्यू को ज्वाइन करने वाली ये लाइन सेगमेंट पी क्यू होगी।
आपको प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ना पी टी क्यू, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये इस छोटे वाले एंगल का डबल है। देखो ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ये डायग्राम आप ऐसे कैसे बना लेना अपनी नोटबुक के अंदर। ये एंगल और ये एंगल के बीच में एक रिलेशन पूछा है, इसको मैं मान लो एंगल 1 मान देता हूँ और इसको मैं क्या मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ। तो आपको पता है क्या प्रूव करना है क्वेश्चन में, आपको क्या प्रूव करना है, पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू को मैंने क्या मान लिया, एंगल 1, यानी एंगल पी टी क्यू को ट्वाइस प्रूव करो, किसके, 2 टाइम्स ऑफ ओ पी क्यू, यानी कि एंगल 1 को आप 2 थीटा के इक्वल प्रूव करना है। एंगल 1 को क्या प्रूव करना है, 2 थीटा, क्योंकि ओ पी क्यू ये वाला जो छोटा एंगल है इसको मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अब आप मेरी बात समझ गए। अब ध्यान से सुनना, प्रूफ में क्या करोगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस सुनते जाओ। इसके अंदर आप सब बच्चों को एक बात बहुत अच्छे से पता है कि मान लो ये अगर मैं ये कहूँ कि एंगल 1, ये मान लो पूरा एंगल 2 और ये एंगल 3, इस ट्रायंगल के अंदर इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 1 होगा। इन ट्रायंगल पी टी क्यू एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये कितना होता है, 180 होता है। सबको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। लेकिन एक बच्चा कहेगा सर हमारे को ना ये जो एंगल 3 है ना ये कोई यूज का नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, इसका कोई काम नहीं है, इसको इसलिए क्वेश्चन से हटा दो। मैं कहता हूँ ऐसे तो नहीं हटा सकते, लेकिन आप सबको पता है कि एंगल 2 और एंगल 3, ये जो मैं ग्रीन कलर से डार्क कर रहा हूँ एंगल को, ये दोनों इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं आप बताओ, आप बताओ क्यों इक्वल होते हैं क्योंकि बच्चों एक्सटीरियर पॉइंट से तो 2 टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल। और एक ट्रायंगल के अंदर मान लो हमने ये ट्रायंगल बना दी, अगर ये 2 साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों क्यों है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि टी से लेके पी और टी से लेके क्यू ये दोनों लेंथ क्या है, इक्वल है। अब आप ये बताओ 1 + 2 + 3 180 था, मेरे को 2 तो चाहिए, 3 नहीं चाहिए। 3 की जगह भी क्या लिख दो, 2 ही लिख दो। 3 की जगह भी क्या लिख दो, 2 लिख दो, मतलब कि ट्वाइस ऑफ एंगल 2 हो गया। ये कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 हो गया। बस इसके बाद जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ध्यान से सुन लो। अब आप मेरे को ये बताओ, ये तो एंगल 2 है, इतना इतना है ना, एंगल 2 तो है ये ग्रीन वाला पार्ट, और ये जो थीटा है ना ये ब्लू वाला पार्ट है, और ग्रीन वाला और ब्लू वाला टोटल पार्ट मिला के देखो ये पूरा नहीं हो गया, ये पूरा एंगल ये कितना हो गया बताओ, ये 90 डिग्री है। क्यों, ये ओ सेंटर है, और सेंटर को सर्कल के किसी एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दो, वो रेडियस बन जाती है, और रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल तो कितना होता है बताओ, 90 होता है। मतलब कि एंगल 2 + थीटा 90 डिग्री है, तो क्या मैं एंगल 2 को 90 - थीटा लिख सकता हूँ, एंगल 2 को 90 - थीटा लिख दो, और बस क्वेश्चन आपका हो गया सोल्व। देखो नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे हम, एंगल 1 ये कितना हो गया 180, और 2 × थीटा 2 थीटा हो गया। अच्छा दोनों तरफ से 180 से 180 क्या हो गया, देखो कैंसिल हो गया ना, इधर भी प्लस का 180 इधर भी प्लस का 180, तो इधर क्या बच गया 0। तो यानी कि हमारा क्या बच गया, एंगल 1 - 2 थीटा इज इक्वल टू 0, या एंगल 1 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 2 थीटा। और यही चीज हमारे को प्रूव करनी थी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बिल्कुल आसान भी है क्वेश्चन। अब ये देखो आपके लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए बच्चों, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। केस स्टडी में आप कभी भी मत घबराना, सबसे आसान केस स्टडी के क्वेश्चन ही होते हैं। इसमें जो ये लैंग्वेज यूज करके ना ऊपर, आप इसको छोड़ दो, इसका कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ से एक लाइन पढ़ो कि एक गार्ड बैठा हुआ है जो एक 240 मीटर हाई टावर के ऊपर, यहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर गार्ड बैठा है। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर आपने क्वेश्चन कितने सारे ऐसे किए हैं कि ये गार्ड जो है ऊपर से जो है ना एक शिप को या एक बोट को आते हुए देखता है जो इसके टावर के बेस की तरफ आ रही है, और कुछ टाइम के बाद ये बोट यहाँ पे पहुंच जाती है, और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ना ऐसे ऐसे क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मान लो पहले 30 था, अब कितना हो गया 60। ऐसे क्वेश्चन किए ना हमने बिल्कुल आसानी से। फिर ये वही क्वेश्चन है, ये कहता है 240 मीटर की हाइट पे है, ये बाद में एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम होता है क्राइनोमीटर, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर करने के काम आता है, वो उसकी हेल्प से देखता है कि एक बोट जो है ना वो एंगल बनाती है लाइट हाउस के साथ कितना 30 डिग्री। ये आपको लाइट हाउस की पिक्चर दे रखी है, और जहां से ये पिक्चर ली गई है उसका सोर्स का नाम लिख रखा है। ये आपके लिए कोई काम की नहीं है चीजें, ठीक है। अब देखो ये आपका है द गार्ड, इसने एंगल कितना देखा 30 डिग्री। पहले तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन अब पढ़ाता हूँ। देखो मेक ए लेबल्ड फिगर, यानी कि आपको एक डायग्राम बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ दैट गिवन इन्फॉर्मेशन, एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। देखो क्या बनाओगे आप, एक टावर बना लो, ये क्या है बच्चों टावर है, और यहाँ पे
मान लो एक क्या है, बोट है, ये किसकी पोजीशन है, बोट की पोजीशन है, और ये टावर की हाइट आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है बताओ, टावर की हाइट दे रखी है 240 मीटर, और आपको क्या निकालनी है पता है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री है ही, डिप्रेशन का एंगल है, मतलब कि ऊपर से 30 डिग्री ऐसे इसके लाइन पैरेलल ड्रॉ करके बेस के, और डायग्राम आपको शो करना है ये वाला एंगल कितना है 30, बट ये भी तो 30 होगा ना क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं ये। अच्छा अब मेरे को ये बताओ, आपको निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बोट, यानी कि ये बोट की बोट ये रही फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर, टावर का फुट ये रहा, ये डिस्टेंस अपने को निकालनी है, इसको क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, तो क्वेश्चन अपना खत्म ही हो गया बस। लेट कर लो इसको, डायग्राम को ट्रायंगल बना लो ए बी सी, लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स मीटर, हमने क्या मान ली बी सी को एक्स मीटर मान ली, तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी बताओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 240 बाई एक्स किसके इक्वल होता है 1030, और 1030 सभी जानते हो आप बच्चों कितना होता है 1/√3, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 240√3। कहने का मतलब अब इस टाइम पे ये बोट जो है ना वो टावर से कितनी दूर है बताओ 240√3 मीटर, इतने मीटर की डिस्टेंस पे है। आंसर आ गया पहले पार्ट का। अब देखो ध्यान से दूसरा पार्ट, अब सेकंड पार्ट देखना, इसमें कहता है आफ्टर 10 मिनट्स द गार्ड ऑब्जर्व दैट द बोट वॉज अप्रोचिंग द टावर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टावर इज रिड्यूस्ड बाय दिस, यानी कि इतने से कम होगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ, आप आसानी से समझ जाओगे। ये देखो, ये पहले बोट थी, बोट की पोजीशन थी ए, अब बोट कुछ देर के बाद मान लो 10 मिनट्स के बाद यहाँ पे आ गई बी, है ना, क्योंकि बोट कहाँ पे आ रही है टावर के फुट की तरफ, इस डायरेक्शन में बोट बढ़ रही है। तो ये कहता है मान लो पहले बोट की डिस्टेंस यानी कि ए पोजीशन से लेके और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ये मान लो 20 मीटर थी, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर ये बोट ए से लेके बी पे पहुंच गई, तो अब इस बोट की जो डिस्टेंस है इस फुट से वो क्या कम नहीं होगी, ये क्या बच्चों कम नहीं होगी क्या, ये मान लेता हूं मैं कितनी कम होगी, इट वॉज रिड्यूस्ड बाय इट वॉज रिड्यूस्ड बाय 7 मीटर, ये 7 मीटर कम होगी। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो ये कितनी होगी डिस्टेंस, आप कहोगे सर पहले 20 थी अब 7 कम होगी, तो यानी कि अब कितनी रहेगी ये, आप मान लो सी और डी, ये डी से लेके बी कितनी रहेगी बच्चों 13, यानी कि पहले जितनी थी उसमें से माइनस कर दो जितनी कम होगी। पहले 20 मीटर आपको चलना था यहाँ से लेके यहाँ तक, अब आप कह रहे हो सर मैं ना 7 मीटर चल चुका हूँ, तो अब आपके बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी, इस फ्रेंड और इस फ्रेंड के बीच की 13 मीटर। बस यही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे यूज होगा। इस क्वेश्चन में डायग्राम वही बनाना है आपको, बिल्कुल सेम आप डायग्राम बना लो। ये हमने डायग्राम बना लिया, मान लो ए बी सी और डी, इनिशियल पोजीशन क्या थी बोट की डी, और 10 मिनट्स के बाद ये कहाँ पे आ गई सी पे, ये हो गया। और ये डिस्टेंस आप मेरे को ये बताओ, स्टार्टिंग के अंदर अपना ये एंगल कितना था 30 डिग्री था, स्टार्टिंग में ये एंगल बच्चों कितना था 30 डिग्री था, और ये डिस्टेंस हमने निकाली थी ना पीछे, बिल्कुल एज इट इज वही आपका डायग्राम यूज होएगा। पीछे जो हमने डिस्टेंस निकाली थी ये निकाली थी 240√3 निकाली थी ना। अब 10 मिनट्स के बाद ये पोजीशन इसकी डी से कहाँ होगी सी पे आ गई ये बोट, अब ये डिस्टेंस कम होगी कितनी 240 इंटू √3 - 1, अच्छा 240 इंटू √3 - 1 होता क्या है, मल्टीप्लाई करो 240√3 माइनस में 240, इतने मीटर क्या होगी बच्चों कम होगी। तो मैंने अभी क्या बताया था आपको, बीसी कितना आ गया फिर बताओ, बीसी बीसी कितना आ गया, पूरी 240 में से, पूरी 240 में से जो कम होगी वो माइनस कर दो, कितनी कम होगी ये वाली कम होगी, 240√3 में से 240√3 माइनस 240 माइनस कर दो, बस क्वेश्चन ही खत्म हो गया आपका। देखो ब्रैकेट खोलोगे ये तो माइनस 240√3 हो जाएगा और ये प्लस 240 हो जाएगा, तो यानी कितना आ गया आपका 240 आ गया। कहने का मतलब ये जो छोटी डिस्टेंस है ना ये कितनी रहेगी 240 मीटर, और हाइट भी कितनी थी 240 मीटर। तो बच्चों जब ये दोनों साइड इक्वल होती है तो आप मेरे को ये बताओ ये जो एंगल होता है ये कितना होता है 45 डिग्री का होता है ना, लेकिन कैसे कैसे होता है वो करके देखें। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि इन राइट ट्रायंगल ए बी सी 240/240 इक्वल टू 10 थीटा होता है, इसको क्या मान लो थीटा मान लो, 10 थीटा ये निकालना है आपको, 1 इज इक्वल टू 10 थीटा, 10 थीटा की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है जब थीटा कितना हो 45 डिग्री। आपको निकालना क्या देख लो, व्हाट वाज द न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब नया एंगल डिप्रेशन का जो बनेगा वो कितना होगा, तो ये वाला जो एंगल है बच्चों
मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखा देता हूँ आपको। ये वाला जो एंगल है ये कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। और यही आपसे पूछा गया था, हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब देखो ये एपी का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मैं आपको सीधा सीधा तरीका बता देता हूँ इसका, ये कहना क्या चाहता है आप पढ़ लेना। ये पुशअप के बारे में बता रहा है ना, आपने कभी एक्सरसाइज की हो तो पुशअप्स के बारे में तो आपने सुना होगा। ये कहता है ये एक पर्सन है, मान लो इसका नाम ए है, ये ए पर्सन है, ये 1 घंटे में कितने पुशअप्स कर सकता है, 3000। 1 आवर, इन 1 आवर ये इतनी प्रैक्टिस है इसकी कि 1 घंटे में ये जो है ना 3000 पुशअप्स कर सकता है। रियल में तो इतने पुशअप्स कोई नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे दिखा रखा है कि 1 आवर में इतने पुशअप कर सकता है। अब बच्चों ये पता है क्या चाहता है, ये इतनी प्रैक्टिस करना चाहता है, इतनी प्रैक्टिस करना चाहता है कि एक दिन ये 1 घंटे में, एक दिन ये 1 घंटे में कितने पुशअप कर पाए, 3900 पुशअप्स कर पाए। यानी कि ये चाहता है कि मैं इतनी प्रैक्टिस कर लूँ, इसका टारगेट है ये क्या है बच्चों, इसका टारगेट है कि मैं 1 आवर में कितने पुशअप करूँ, 3900। अब किसी ने पूछा कि क्या आज आप अगर 3000 पुशअप कर रहे हो वन आवर में, तो क्या कल आप 3900 कर दोगे? वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं होता, मैं डेली प्रैक्टिस करूंगा और मेरे को उम्मीद है कि डेली प्रैक्टिस करने से मैं डेली जो है ना 5 पुशअप्स इंक्रीज कर सकता हूँ। मतलब कि आज अगर मैं 3000 कर रहा हूँ ना 1 आवर में, कल मैं ये आपका जो है ना 3005 कर सकता हूँ, फिर मैं 3010 कर सकता हूँ। मतलब कि 5 पुशअप्स की क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। यही इस क्वेश्चन में लिख रखा है कि अगले दिन जो है वो विद ईच डे ऑफ प्रैक्टिस, डेली वो प्रैक्टिस करके 5 मोर पुशअप कर सकता है। और उसका टारगेट कितना है बच्चों, 3900 पुशअप करना। तो कहता है बताओ कितने घंटे की प्रैक्टिस या फिर कितने दिनों की प्रैक्टिस के बाद उसका ये टारगेट अचीव होगा। यानी कि दूसरे दिन अचीव कर लेगा, तीसरे दिन, 100th डे, कौन से डे अपने टारगेट को अचीव कर लेगा। आप मेरे को ये बताओ, एपी या सीक्वेंस ऑफ पुशअप्स बना लो आप, है ना, सीक्वेंस ऑफ पुशअप्स। जो ये पुशअप कर रहा है उसको एक अगर हम सीक्वेंस में लिखें तो बच्चों क्या होगी वो सीक्वेंस, पहले दिन 3000, अगले दिन 3005, फिर 3010 और लास्ट में कितनी करना चाहता है ये 3900। तो ये क्वेश्चन देखो नेक्स्ट पेज पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। कहता है फ्रॉम एन एपी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप्स, यानी कि एक ऐसी एपी बनाओ, फॉर्म करनी आपको, बनानी है, जो नंबर ऑफ पुशअप्स को रिप्रेजेंट करती है पर डे, एंड हेंस फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज अकम्प्लिश्ड। यानी कि जब तक उसका टारगेट पूरा नहीं हो जाता उससे पहले कम से कम उसको कितने दिन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये क्या है देखो बच्चों, एपी है, एपी के अंदर आपसे मैं कहता हूँ ये निकाल लो ये कौन सी टर्म है, ये निकालो ये कौन सी टर्म है। इसको टीएन मान लो, इसको अगर मैं टीएन मान लूँ, बहुत ध्यान से समझना, ये टीएन क्या होती है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होती है। ये तो सब बच्चे जानते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 3000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 900। तो यहाँ से सोल्व करके एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 181, है ना। अब बच्चे यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं, वो ये समझ लेते हैं कि 181 इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, इसने पूछा है कितने दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसको डेली। आप ये बताओ 3000 पुशअप्स करने के लिए क्या इसको कोई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? एक बच्चा कहेगा सर नहीं, क्यों, 3000 तो ये वैसे ही कर लेता है, प्रैक्टिस अगर करेगा तो 5 पुशअप्स ये डेली इंक्रीज कर लेगा। तो मैं कहता हूँ ये टोटल टर्म आपकी 181 है ना, टोटल टर्म है, इनमें से इसको तो काउंट करना ही नहीं। प्रैक्टिस ये कौन से डेज है जो मैं ग्रीन पेन से मार्क कर रहा हूँ, ये कौन से डेज है बच्चों, इसके प्रैक्टिस डेज है ना। तो ये डे आपका प्रैक्टिस में नहीं काउंट होएगा, क्यों, क्योंकि ये डेली 3000 पुशअप तो वैसे ही कर सकता है नॉर्मली रूटीन में। तो प्रैक्टिस डेज कितने हो गए, 100। आप लिखोगे नेक्स्ट पेज पे क्या लिखोगे, 100 नंबर ऑफ प्रैक्टिस डेज, यानी कि कम से कम कितने दिन की इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 181 में से 1 माइनस कर दो, क्यों माइनस किया मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब ध्यान से देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कहता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म्ड बाय नीतीश अप टू द डे हिज गोल इज अचीव्ड। यानी कि जब तक नीतीश का गोल अचीव होगा तो ये कितने पुशअप्स कर चुका होगा। आप ये बताओ पहले दिन नीतीश ने कितने पुशअप किए, 3000, दूसरे दिन 3005, फिर 3010 और लास्ट में कितने कर चुका होगा, ये 3900। ये नंबर ऑफ टर्म कितनी है बताओ, ये नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बच्चों, 181 है ना, हमने अभी निकाली। सो इनका सम निकालना है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाय 2 इंटू ए प्लस एल। अच्छा अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म 180 मत ले लेना, क्योंकि ये पूरी एपी है अब तो, है ना। 181 बाय 2
इंटू ए और प्लस में क्या हो जाएगा आपका एल हो जाएगा। 181/2 इंटू में 6900 हो गया ये। इसको 2 से डिवाइड करोगे 6900 को तो 3450 आ जाएगा। बस इसको सोल्व कर लो। 345 को 181 से बच्चों क्या कर लेना मल्टीप्लाई। मैं कैलकुलेटर की हेल्प ले रहा हूँ, मल्टीप्लाई आपको करनी आती है। 345 की 181 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आपका आएगा 62445, यानी कि 62445 और एक क्या लगा दो आगे 0 लगा दो। ये हमारी टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स आ गई। पहले दिन वो 3000 पुशअप्स करेगा, नेक्स्ट डे 3005, इस तरह से चलते चलते जब उसका गोल अचीव होगा, यानी कि जिस दिन वो 3900 पुशअप्स कर लेगा तब तक वो टोटल कितने पुशअप्स कर चुका होगा, आपसे ये पूछा है। तो ये बच्चों हमारा सैम्पल पेपर नंबर 1 जो सीबीएसई ने इशू किया गया है सीबीएसई की तरफ से 2022 एग्जाम्स के लिए, ये मैंने पूरा करवा दिया। अभी हम बहुत सारे और सैम्पल पेपर करेंगे जो अच्छी बुक्स में दिए होते हैं, या जो भी अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो आप डेली इस तरीके से प्रैक्टिस करो, सीबीएसई का पेपर आपको बहुत आसान लगेगा। इस साल कोई ज़्यादा मुश्किल पेपर आने वाला है नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।